हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र आपका हमारे YouTube चैनल स्पार्क एडुकोर पर स्वागत करता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आरएस थ्योरी के बारे में जो स्कीनर ने दी थी। तो इस वीडियो को शुरू से और लास्ट तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो आज की जो क्लास है उसे शुरू करते हैं। साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में कहा जाता है मनोविज्ञान। तो आज की जो हमारी थ्योरी है उस थ्योरी का नाम है आरएस थ्योरी। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म बनती है रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आरएस थ्योरी किसने दी है तो याद रखना आरएस थ्योरी दी है स्किनर ने या स्किनर ने। जो ये राइटर हैं यानी कि जो ये साइकोलॉजिस्ट है वो कहां के हैं? ये साइकोलॉजिस्ट है अमेरिका के। एग्जाम में कभी सीधे देश का नाम आ जाता है कि जो साइकोलॉजी है वो कहां के हैं, तो ये कहां के हैं? अमेरिका के। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो दो जानवरों पर किया था। जो पहला प्रयोग किया था वो किया था सफेद चूहे पर, सफेद चूहा। और जो ये प्रयोग किया था 1938 ईस्वी में। इन्होंने दूसरा जो प्रयोग किया था वो कबूतर पर किया था 1943 ईस्वी में, यानी अपने पहले सिद्धांत के 5 साल बाद। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्किनर ने किस जानवर पर प्रयोग किया है या किस पर प्रयोग किया है। या तो ऑप्शन में होगा चूहा, अगर चूहा नहीं है तो कबूतर भी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। अगर मैं इनकी स्टोरी की बात करता हूं तो पहले इन्होंने जब उसको चूहे को एक पिंजरे में यानी कि एक बॉक्स में बंद कर दिया, और जो इस बॉक्स का नाम है, इस बॉक्स का नाम है स्किनर बॉक्स। ये जो बॉक्स स्किनर बॉक्स जो नाम रखा है वो किसने रखा था? वो इसी के शिष्य थे, यानी किसके? स्किनर के शिष्य थे। इन्होंने क्या किया स्किनर ने? इन्होंने इस बॉक्स के अंदर एक चूहा रखा, इस चीज को देख लेना है। थोड़ी ये मत देख कहना सर ये ड्राइंग कैसी है। भाई ड्राइंग बस ऐसी है, मैं लिख देता हूं चूहा ताकि तुम्हें पता चल जाए, क्योंकि ड्राइंग में थोड़ा हाथ कमजोर है इस वजह से। यहां पर एक लीवर होता है यानी बटन होता है। जो ये बटन होता है, ये इस बटन का जो संबंध होता है वो यहां पर एक बॉक्स बना यानी कि एक दरवाजा होता है या खाना रखा होता है। जैसे ही इस लीवर को दबाएंगे तो यहां से ये जो दरवाजा है ये दरवाजा खुलेगा और यहां जो खाना रखा है वो खाना नीचे आके गिर जाएगा। ये चीज चूहे को नहीं पता थी। तो चूहे को जब इस बॉक्स में रखा वो भूखा था, कुछ टाइम और बीता, उसे और ज्यादा भूख लगने लगी। जब उसे भूख ज्यादा लगने लगी तो वो क्या एक्टिविटी यानी क्रियाएं करना उसने शुरू कर दिया। जब वो क्रियाएं शुरू कर रहा था तो उसका गलती से पैर, वो कभी इधर जाता कभी उधर जाता, ऐसे घूमने लगा, तो गलती से एक बार लीवर पर आके पैर दब गया, पैर रख गया, जिसके कारण लीवर दबा। और लीवर दबने से क्या हुआ? जो ये खाना था वो इस दरवाजे के माध्यम से कहां? चूहे के सामने जा गिरा या इस बॉक्स के अंदर आ गिरा। चूहे ने इस खाने को खाने के बाद उसकी जो भूख थी वो शांत हो गई और शांत होने के बाद वो कुछ टाइम के लिए चुप बैठ गया।
यानी शांत बैठ गया। धीरे धीरे फिर टाइम हुआ तो चूहे को फिर दोबारा से भूख लगी, उसने क्या किया, उसने उठा, लीवर को दबाया, फिर घूमा, लीवर को दबाया, भोजन खाया और फिर शांत हो गया। यानी कि वो बार बार क्या करने लगा, क्रियाएं करने लगा। जब वो बार बार क्रिया कर रहा था तो क्या हो रहा था, उसे एक अंदाजा हो गया कि ये जो लीवर है इसका संबंध इससे जरूर है। उसी तरीके से जब इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था, तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं। तो जब इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया तो एक इस तरीके से क्लॉकवाइज, यानी जैसे घड़ी होती है इस तरीके से इन्होंने एक घड़ी टाइप में बॉक्स लिया जिसका नाम भी स्किनर बॉक्स था। इसमें इन्होंने इस तरीके से भोजन रख दिया। ये जो भोजन था ये तभी कबूतर खा सकता था। सपोज करना ये कबूतर हो गया भाई, ये कबूतर हो गया। जो ये कबूतर है अगर ये क्लॉकवाइज घूमता इस तरीके से तो इसे भोजन मिलेगा, और अगर ये उल्टा ऐसे घूमा तो एंटी क्लॉक घूमेगा तो इसे भोजन नहीं मिलेगा। तो जैसे ही ये क्लॉकवाइज घूमा तो इसे खाना मिल रहा था, और इसने क्या किया, एक बारी एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो इसे खाना नहीं मिला। तो स्किनर ने क्या कहा था, स्किनर ने अपनी स्टोरी में यह कहा था कि जब तक हम किसी बच्चे को सही और गलत के बारे में ना बताएंगे तो बच्चे को उस चीज के बारे में पता नहीं चलेगा। अगर बच्चा सही काम कर रहा है तो हमें उससे प्रोत्साहित करना चाहिए, उसका पूर्ण बलन करना चाहिए, यानी कि उसे प्रेरित करना चाहिए किसी सही चीज के लिए। अगर बच्चे ने कोई काम गलत किया है या उससे गलत हो रहा है और हमें इस बारे में पता चल जाए तो हमें उस बच्चे को समझाना चाहिए कि भाई या बेटा जो तू काम कर रहा है वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना, एक जो छोटा बच्चा होता है जब वो स्कूल में फर्स्ट टाइम जाता है या एक दो बार चला जाता है, मैं एक LKG UKG से फर्स्ट में जाता है, तो उसकी जो थोड़ी हैबिट होती है, आदत होती है, वो गंदी होती है। वो किसी का भी सामान लेके अपने बैग में रख लेना या किसी की चीज चुरा लेना, ऐसी हैबिट्स बन गई उस बच्चे की। यानी वो जैसे वहां गया, स्कूल में गया, जाने के बाद में क्या किया, वो लेके एक कॉपी गया था, वापस लेके 2 कॉपी आ रहा है। पेन एक था, 2 पेन, 4 पेन आ रहे हैं। उस तरीके से वो मतलब दूसरे बच्चों की चोरी करना शुरू कर दिया। अब वो जब घर में आया उसने अपनी मम्मी को दिखाया, मम्मी देखो मेरे पास 2 कॉपी हैं। तो उसके पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि आपके पास 2 कैसे आए, जब तू 1 लेके गया तो 2 कहां से आए। बच्चा बता देता है कि मैं किसी के लिए आया, ये जो भी चीज है वो बता देगा। अगर पेरेंट्स उसको उस समय प्रोत्साहित करने लगे, यानी उसे शाबाशी देने लगे कि शाबाश बेटा जो तू कर रहा है वो बहुत अच्छा है, ऐसा ही करता रहियो, तो बच्चा क्या होगा, उसकी आदतें वो बढ़ती जाएंगी और बढ़ते बढ़ते क्या है, गलत काम वो करना शुरू कर देगा। आज वो उसने छोटी चोरी की है, फिर वो बड़ी चोरी करेगा, घर में भी करेगा, घर से बाहर भी करेगा। सेम कंडीशन ये होती है, जैसे ही उसने चोरी की और पेरेंट्स अगर उसे समझाएं कि बेटा जो काम तुम कर रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें चोरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चोरी करना गलत बात है, ना हमें झूठ बोलना चाहिए, तो बच्चे के वो चीज माइंड में आएंगी और बच्चा क्या है, इन चीजों को दूर कर देगा। नहीं वो ना चोरी करेगा और ना ही क्या करेगा, वो झूठ बोलेगा। जो वो सामान लेके आया या तो खुद पेरेंट्स टीचर के पास जाएं, जाने के बाद में उनसे बोलें कि भाई ये हमारे बच्चे की गलती से हमारे पास आ गया है, इसे जिसका है उसे दे दीजिए। बच्चे को बोल दे कि तू कल खुद जाके अपने टीचर को दे देना। तो अगर बच्चा सही काम कर रहा है तो हमें उसे प्रोत्साहित भी करना चाहिए, उसे उस काम के लिए मतलब कि प्रेरित भी करना चाहिए। उसका क्या है, उसके भाई प्रोत्साहित का मतलब उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। और अगर बच्चा गलत काम कर रहा है तो उसे हमें डांटना भी चाहिए, उसे समझाना भी चाहिए कि जो तुम काम कर रहे हो वो गलत है। अब इसी में आगे मैं बात करूं जो इस सिद्धांत के यानी RS थ्योरी है, यानी कि अनुक्रिया उद्दीपक, अनुक्रिया उद्दीपक जो ये थ्योरी है, इसके उपनाम क्या हैं। एग्जाम में बहुत बार क्या होता है, सीधे उपनाम आ जाते हैं कि जो थ्योरी है ये किसने दी है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्किनर ने दिया है। नैमित्तिकवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो भी स्किनर ने दिया है। तो ये उपनाम हैं जो इसके, इन चीजों को समझना वो कौन कौन से उपनाम हैं।
अब आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में इस टॉपिक से यानी कि इस थ्योरी से कोई क्वेश्चन आ रहा आप छोड़ दो। आप सभी के सभी क्वेश्चन करोगे तो इस थ्योरी को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हर एक चीज बड़ी अच्छे तरीके से आपको बताई जा रही है। जो चीज तुम्हारे समझ में आए उसके लिए कमेंट्स कर दें। इसका जो दूसरा उपनाम है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। ये चीज समझना। अगर एग्जाम में आ जाए आरएस थ्योरी किसने दी है या अनुक्रिया उद्दीपक किसने दिया है, तो किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। अगर आपसे पूछे एसआर थ्योरी किसने दी है, अगर इसका आपसे कह दे एसआर थ्योरी किसने दी, तो वो दी थी थॉर्नडाइक ने दी थी। वो चीज मैं आपको इससे पहली वाली वीडियो में बता चुका हूं, एसआर थ्योरी करा चुका हूं। अगर किसी को वो चीज देखनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाए और वहां उसमें लिंक दे रखा है भाई, वहां पे जाके वो देख सकता है। दूसरा जो सिद्धांत उपनाम है इसका क्या है? नैमित्तिकवाद अनुभव का सिद्धांत। ये भी किसने दिया है? ये भी स्किनर ने दिया है। नैमित्तिकवाद अनुभव का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने? स्किनर ने दिया है। आरएस थ्योरी किसने दी है? वो भी स्किनर ने दी है। उसी तरीके से जो इसका अगला नाम है, जो चौथा नाम है वो है इसका साधक अनुबंधन का सिद्धांत। ये भी किसने दिया है आपका? ये दिया है स्किनर ने। तो इनमें से कोई भी नाम आए तो आप क्या राइटर का नाम क्या लोगे? साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या लोगे? स्किनर लोगे। इसमें जो और है, और जो इसका उपनाम है प्रेरणास्पद अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी किसने दिया है? ये भी स्किनर ने दिया है। ये भी किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। तो ये चीज समझिए, अगर आपसे पूछा जाए आरएस थ्योरी किसने दी है तो भी स्किनर का नाम आएगा। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने, तब भी स्किनर का नाम आएगा। या आपका प्रेरणा स्वेद का सिद्धांत है वो किसने दिया है? वो भी स्किनर ने दिया है। या आपका नैमित्तिकवाद का सिद्धांत किसने? स्किनर ने दिया है। या फिर आपका साधक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? ये भी स्किनर ने दिया है। तो ये जितने के जितने सिद्धांत है वो सभी के सभी एक ही साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं, जिनका नाम क्या है? स्किनर है। जो कहां के साइकोलॉजिस्ट हैं? अमेरिका के हैं। उसी के उसमें इसका एक नाम और है भाई, इसका जो एक नाम है उसे देखिए, कार्यात्मक अनुभव का सिद्धांत। कार्यात्मक अनुभव का जो सिद्धांत है वो भी किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। तो जितने मैंने आपको नाम लिखाए हैं, इसी में अगर मैं बात करता हूं आरएस थ्योरी, ये सभी के सभी किसने दिए हैं? ये सभी के सभी स्किनर ने दिए हैं। स्किनर ने। चलो अब आगे चलते हैं, इसी टॉपिक से जो जुड़ी हुई वो है। स्किनर ने व्यक्ति व्यवहार को दो भागों में बांटा है। पहला जो भाग होता है उसे कहा जाता है जिसमें व्यक्ति को पहले से ही उद्दीपक के बारे में जानकारी हो, यानी जिस काम को वो करना चाहता है जिसके बारे में उसे पहले से जानकारी है कि वो क्यों करना चाह रहा है। दूसरा वो होता है जिसमें उसे जानकारी नहीं होती, वो ना बताना चाहे, यानी उसके मन की इच्छा है वो करे करे ना करे। अगर करेगा तो कोई प्रॉब्लम है या नहीं है वो उसके खुद को पर डिपेंड करता है। तो स्किनर ने व्यवहार को दो भागों में बांटा है। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं वो होता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार,
और अगर मैं दूसरे व्यवहार की बात करूं, जो दूसरा व्यवहार होता है वो होता है उत्सर्जित या क्रिया प्रसूत व्यवहार। ये दो चीजें होती हैं, या तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार या फिर उत्सर्जित क्रियात्मक व्यवहार। जो ये दो व्यवहार होते हैं, इसमें क्या होता है, इस व्यवहार में तो हमें उद्दीपक के बारे में जानकारी होती है। अगर मैं बात करता हूं इसकी, उद्दीपक के बारे में जानकारी होती है, और जो उत्सर्जित या क्रिया प्रसूत व्यवहार है, इसमें उद्दीपक के बारे में जानकारी नहीं होती। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं दोनों से रिलेटेड। वो एग्जाम्पल क्या है समझिए। मुझे अभी किसी का फोन आया मेरे पास, वो मेरी इच्छा है मैं उसे उठाऊं ना उठाऊं, वो बज रहा है, बेल कर रहा है, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं उठा रहा, ऐसी साइड में रख दिया, मैंने साइलेंट कर दिया फोन को। क्योंकि मेरी खुद की मर्जी है। जहां मेरी खुद की मर्जी है वो चीज क्या होती है, प्रतिक्रियात्मक। अब जो ये है उत्सर्जित क्रिया प्रस्तुत क्या होता है, इसमें नहीं पता मुझे, इसमें नहीं पता, मैंने साइलेंट कर रखा, मुझे नहीं पता, फोन के मुझसे दूर है, मुझे नहीं पता वो बज रहा है, क्यों, मेरे पास फोन ही नहीं है। यहां मुझे पता है क्योंकि फोन मेरे पास है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से नहीं उठा रहा हूं। तो जहां पर व्यक्ति को व्यवहार के बारे में पता चले उसे कहा जाता है प्रतिक्रियात्मक व्यवहार, और जहां ना पता चले उसे कहा जाता है उत्सर्जित या क्रिया प्रस्तुत व्यवहार। अब इसी में आगे चलते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, अभिक्रेमित अनुदेशन सिद्धांत किसने दिया है। तो जो अभिक्रेमित अनुदेशन सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया था। अभिक्रेमित अनुदेशन सिद्धांत ये स्किनर ने दिया है, स्किनर ने दिया है। स्किनर ने इसमें कहा है कि इसमें किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती, किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ ओनली क्या होना चाहिए, बच्चे के पास पाठ्यक्रम होना चाहिए। बच्चे के पास क्या है, पाठ्यक्रम या विषय वस्तु होनी चाहिए, बाकी शिक्षक हो या ना हो बिल्कुल कुछ चीज की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं कह सकता हूं, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप नोट्स पढ़ोगे सिर्फ ओनली, मुझसे कोई डिस्कस नहीं करोगे, मेरी कोई जरूरत नहीं नोट्सों में, क्योंकि नोट्स आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। जहां आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, खुद अपने तरीके से वो कर रहे हो, उसे क्या कहा जाता है, अभिक्रेमित अनुदेशन। तो अभिक्रेमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। अभिक्रेमित अनुदेशन को 3 भागों में बांटा है। पहला जो भाग है उसे कहा जाता है रेखीय अभिक्रेमित अनुदेशन। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, DSSB में भी आया था ये क्वेश्चन, और यूपी टेट में भी आ चुका है कि रेखीय अभिक्रेमित अनुदेशन किसने दिया है। तो याद रखना स्किनर ने दिया है। किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। आप इसे याद कैसे रखोगे, मैं इसका आपको लॉजिक बता देता हूं। जैसे ही सर्दियां होती हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी स्किन पे यानी बॉडी पे इस तरीके से लाइन खींचते हैं तो लाइनें खिंच जाती हैं। तो हमें जो लाइन कहां खींचनी है यानी रेखा, तो रेखे से याद रखना रेखा हमें खींचनी कहां है, अपनी स्किन पर, बॉडी पर यानी स्किन पर। तो स्किनर याद रखना, रेखीय किसने दिया है, स्किनर ने दिया है। इन्होंने इसमें क्या कहा था, इन्होंने इसमें कहा था कि हमें बच्चों का नवीन जो ज्ञान है वो पूर्व ज्ञान से जोड़ना है, यानी कि बच्चों ने जो सीख रखा है और जो हम नया ज्ञान है, यानी कि जो हम बच्चों को नया ज्ञान दे रहे हैं उसके पुराने ज्ञान से कनेक्टेड होना चाहिए, नहीं उसी से जोड़ना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे समझाने लगा, मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया A, B, C या फिर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट।
मैं उसे समझा रहा हूं। अब मुझे बच्चे को यहां बताना है CAT कैट या फिर BOY बॉय, तो मैं क्या करूंगा, उसे बताऊंगा। इसका जो ज्ञान है, अल्फाबेट्स की हेल्प कहां हो रही है, यहां तो हो रही है अल्फाबेट्स की हेल्प, यानी कि जो ये नवीन ज्ञान है, ये ज्ञान मैंने कहां कर दिया भाई, जो उसका पूर्व ज्ञान था उसके साथ जोड़ दिया। इसी में अब आगे देखिए, इसका जो दूसरा भाग था वो कौन सा था। अगर मैं इसके दूसरे पार्ट की बात करता हूं, ये जो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत है, ये दिया था 1952 ईस्वी में स्किनर ने। जो दूसरा है वो है साखीय अभिक्रमित अनुदेशन। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, ये किसने दिया है, नॉर्मन क्राउडर। ने जो ये सिद्धांत है, ये 1960 ईस्वी में दिया था। इसे याद कैसे रखोगे, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन, शाखा पर, शाखे से याद रखना, शाखा लॉजिकली बता रहा हूं, लॉजिक पॉइंट बता रहा हूं। शाखा पर कौन बैठता है, क्रो बैठता है, तो क्राउडर याद रख लेना, क्रो। अगर आ जाए रेखीय किसने, तो रेखा में कहां खींचे, स्किन पे, स्किनर ने। और आ जाएगा साखीय, तो साखीय क्या है भाई, क्राउडर, नॉर्मन क्राउडर। कब दिया था, 1960 में दिया था। इन्होंने इसमें क्या कहा था कि इन्होंने कहा था जो बच्चा है, हमें इसमें बच्चे की सबसे पहले परेशानी को समझना होगा कि जो बच्चा है वो क्या, उससे परेशानी चल रही है, क्या दिक्कत चल रही है कि जो हम वो मतलब हमारी चीजों को समझ नहीं पा रहा। फिर जब हम उसकी जैसे ही परेशानी को समझ लेंगे तो उसकी परेशानी का हमें उपचार करना है, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसे दूर करना है। यानी कि उन्होंने इसमें दो शब्दों का यूज किया। जो पहला शब्द था वो था निदानात्मक, यानी बच्चों की हमें पहले परेशानी को जानना है। निदान का जो अर्थ होता है वो होता है किसी की भी परेशानी को जानना। ये मत सोचना कि निदान शब्द है तो सर निदान में तो हमने किसी की बीमारी को छुटकारा दिला दे, नहीं, बस उसकी समस्या को जानना है। निदान का मतलब क्या होता है, किसी की समस्या को जानना। निदानात्मक का मतलब। उपचारात्मक का मतलब होता है कि जो उसकी परेशानी थी, समस्या थी, उसका हमने क्या कर दिया, उपचार कर दिया, यानी कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तीसरा जो पार्ट है इसका वो कौन सा है, मैथेटिक्स। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, ये दिया था गिलबर्ट ने। ये किसने दिया था, गिलबर्ट ने। जो गिलबर्ट है ये दिया था 1962 में, 1962 ईस्वी में। अगर ये कैसे याद रखोगे, देखिए मैथेटिक्स, मैथ यानी कि मैथ में काम क्या होता है, गिनना। गिलबर्ट गिनना कब दिया था, 1962 में। इन्होंने कहा था कि इसमें सबसे ज्यादा, गिलबर्ट ने जो सबसे ज्यादा महत्व दिया है वो दिया है पाठ्यक्रम को, कि सिर्फ बच्चे को किस पे ध्यान रखना, पाठ्यक्रम पे ध्यान रखना है, बाकी और किसी चीज पे कोई भी ध्यान नहीं रखना है। तो मैं अगर बात करूं, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत किसने दिया, स्किनर ने दिया। कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, 3 भागों में डिवाइड है ये। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया, स्किनर ने 1952 में। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने, नॉर्मन क्राउडर ने दिया है, कब, 1960 में। और मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन किसने, गिलबर्ट ने 1962 में। तो आपकी जितनी भी इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी वो सारी मैं आपको दे चुका हूं। एग्जाम किससे, जितने भी इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्स के अंदर, वो सारे आपको बता चुका हूं। तो इस थ्योरी को ध्यान से देखना, और अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को फिर दोबारा से देखना, वो सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ, और जो वो टॉपिक होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के लिए। तो इसलिए अपना सभी लोग ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए गुड डे।